once again on the एडुक्सर यंग। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको कोरिलेट करेंगे हम लोग इनर्शिया से। इनर्शिया क्या होता है ये हम लोग जानने वाले हैं, और हमारे डेली लाइफ में इनर्शिया का क्या रोल है, कहां पे हम लोग इसको फील करते हैं, ये जानने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। ठीक है, तो ये टुडेस टॉपिक इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जैसा कि हम लोगों ने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूटन्स ने जितने भी लॉ ऑफ मोशन डिराइव किए थे वो सबका जो श्रेय होता है वो जाता है गैलीलियो को। ठीक है, गैलीलियो ने, मतलब एक टाइप से आप बोलोगे गैलीलियो ने इनको ये बोला कि हाँ भाई, हम ये थ्योरी तुम्हें दे दिए हैं, अब तुम अपना जो भी मन करे वो लॉ बना के बैठो। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि जब गैलीलियो ने इतना काम कर दिया है तो भाई हमको थोड़ा सा और काम करने में क्या जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बताया है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अंटिल एन अनबैलेंस फोर्स इज नॉट एक्ट्स ऑन दैट बॉडी। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। जैसे मान लो कि ये डस्टर है, यहाँ पे इसको हम लोग रख दिए। ठीक है, तो जब तक इसको हम लोग वहां से हटाएंगे नहीं, कोई भी अनबैलेंस फोर्स पे अप्लाई नहीं करेंगे तो वो मूव नहीं करेगा, रेस्ट में ही रहेगा। कोई बॉडी मोशन में है तो जब तक स्टॉप ना करें उसको हम लोग, तो वो स्टॉप नहीं होगा। तो इनके कहने का मतलब ये था, इनका जो स्टेटमेंट था ये हम लोग समझने वाले हैं। तो इन्होंने बताया था कि एवरी बॉडी इज कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until an unbalanced force acts on that body। ठीक है, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो तब तक वो अपने स्टेट को ही फॉलो करेगा, ये इन्होंने बताया था। तो हम लोग लिख लेते हैं न्यूटन्स का स्टेटमेंट। तो आप बताओगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये जितने भी लॉ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बताया था, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। लेकिन इन्होंने इसके लिए कंडीशन रखा हुआ था। क्या कंडीशन रखा हुआ था, जब तक, ठीक है, अनलेस an external force, external unbalanced force ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि एवरीबॉडी इज कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless an external unbalanced force act on that body। जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके स्टेट को चेंज करने के लिए नहीं लगाया जाएगा तब तक ये अपने स्टेट को फॉलो करेगा। ओके, तो ये जब अपने स्टेट को फॉलो करेगा तो दैट मीन्स भाई अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो यहां से अब हम लोग पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बात किया था उसका हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग यहां पे जानना चाहेंगे इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया
तो आप बताओगे इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ inertia is a tendency of body to oppose और रेसिस्ट मतलब ये होता है उसका अवरोध उत्पन्न करना, मना करना। तो इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज और रेसिस्ट, ठीक है, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी का टेंडेंसी है जो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को या उसके यूनिफॉर्म मोशन को अपोज करता है, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब, अपोज करने का मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो उसको मोशन में नहीं होने देना चाहता है। अगर कोई बॉडी कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो वो उसको रेस्ट नहीं होने देना चाहता है। तो जिस बॉडी के पास ये टेंडेंसी होता है उस टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। तो कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि इनर्शिया जो होता है हर एक बॉडी में होता है, वो किसी टाइप्स का इनर्शिया हो, ठीक है। तो वो उस बॉडी को क्या करेगा, उस बॉडी में को अपोज करेगा कि भाई रेस्ट में है तो तुम रेस्ट में ही रहो, मोशन में हो तो मोशन में ही रहो, ठीक है। अगर उसको आना है तो वो क्या करता है, वो इनर्शिया को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। इनर्शिया अपना जब तक उसका लिमिटेशन होगा तब तक उसको अपोज करेगा, ओके। तो दैट मीन्स आपने फाइनल ये बताया कि इनर्शिया किसी भी बॉडी का टेंडेंसी है जो उस बॉडी में कोई भी चेंजेस होता है तो उसको ये अपोज करता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग बेसिकली चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनर्शिया कहलाता है। तो चूंकि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी वही कहता है जो इनर्शिया कह रहा है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी बताया कि भाई कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स ना लगाए। और टेंडेंसी इनर्शिया ने भी यही चीज बताया। तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी यही नहीं बताया कि अगर कोई बॉडी है मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। और इनर्शिया भी यही चीज कह रहा है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एज लॉ ऑफ इनर्शिया। उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे। तो यहां पे आप लिख लो उस चीज को, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। पूछा भी जाता है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं हम लोग, तो यही रीजन है उसके पीछे, इसलिए आप लोग कहते हो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये जो इनर्शिया है, ठीक है, तो इनर्शिया डिफरेंट टाइप्स के इनर्शिया होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनर्शिया को देख रहे हैं अब किस किस टाइप्स के इनर्शिया होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इनर्शिया के टाइप को, है ना। इनर्शिया का कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो इनर्शिया का टाइप्स आपको मिल गया। ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ओके। ये थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से सबको जानेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, तो सिंपल है, जिसमें जो चीज लगा हुआ है। इनर्शिया क्या बताया, द टेंडेंसी टू अपोज द स्टेट ऑफ दैट बॉडी। तो रेस्ट में रेस्ट स्टेट को वो अपोज करेगा, मोशन में मोशन स्टेट को अपोज करेगा और डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंजिंग को अपोज करेगा। तो तीनों जैसा नेम है उसी तरीके से इसका होगा। इसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से क्या होता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को आप बताओगे द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द रेस्ट स्टेट ऑफ बॉडी। तो उसको हम लोग बोलेंगे इट्स रेस्ट
इट स्टेट ऑफ रेस्ट दैट इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो हम लोग देखने वाले हैं पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। तो पहला हम लोग चल रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो आप बताओगे टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज the change in state of rest। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हो इट अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम लोग बोलेंगे टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी। बॉडी में कोई भी चेंजेस जो होता है उसमें जो चेंजिंग होता है उसको अपोज करना रेस्ट में, अगर वो उसके रेस्ट स्टेट को अपोज कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दैट मीन्स अगर किसी भी बॉडी के पास ऐसा टेंडेंसी है कि वो उसके रेस्ट का अपोजिशन करता है तो हम लोग बोलेंगे उसको इनर्शिया जो है वो रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे एवरीडे लाइफ में, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं इसके एग्जांपल। इसके एग्जांपल्स से क्वेश्चंस रहते हैं आपके पास। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे देखो हम लोग एवरीडे लाइफ में इसको यूज करते हैं। जैसे हम लोग बस में या कोई भी आपका व्हीकल्स है उसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग उसमें ट्रैवल करते हैं तो वो जब कोई भी बस है वो रुका हुआ है और सडनली वो आगे बढ़ता है, ठीक है, सडनली वो स्टार्ट होता है तो उसमें बैठा हुआ जो भी पैसेंजर होता है, बैठा हुआ जो भी पर्सन है वो क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, बैकवर्ड हो जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि हम बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, बस स्टॉप कंडीशन में है, बस स्टॉप कंडीशन में है। जैसे ही वो स्टार्ट होता सडनली भाई ड्राइवर ने लगा दिया, चलो गियर ठोक दिया, तो गियर ठोक दिया तो बस स्टार्ट हो गया। तो बस जैसे ही स्टार्ट हुआ तो उस टाइम क्या होता है कि जो उसमें पर्सन बैठे होते हैं वो बैकवर्ड ये होते हैं, फॉलो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का पहला एग्जांपल हमने क्या बताया कि वेना, पहला एग्जांपल हो गया वेना बस suddenly start to moving, when a bus suddenly start to move, passenger falls backward। ठीक है, जब भी सडनली स्टार्ट होता है मूव करने के लिए तो इसमें जो पैसेंजर होते हैं जो उसमें बैठे हुए हैं फॉरवर्ड सिटिंग इन द बस, या आप इसको सुटेबल बना सकते हो, द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड, पैसेंजर सिटिंग इन द बस कर लो, पैसेंजर सिटिंग इन द बस फॉल्स बैकवर्ड। ठीक है, ये पीछे की तरफ झुक जाते हैं, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ये हम लोग ले रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले, कैसे ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों हम लोग पीछे गिर जाते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। तो देखो होता क्या है कि जैसे ही जो हमारा बॉडी है वो, जैसे कोई भी पर्सन अगर बस में बैठा हुआ है तो उसका जो बॉडी है वो, चूंकि बस रेस्ट पोजीशन में है तो उसका सारा बॉडी जो होता है वो रेस्ट पोजीशन में होता है। क्लियर है। अब जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होता है, तो बस जैसे ही सडनली स्टार्ट होता है तो हमारे ये बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है जो बस के साथ अटैच है, ठीक है, तो लोअर पार्ट जो होता है वो उस बस के मोशन में, जैसे वो अचानक स्टार्ट हुआ तो अचानक स्टार्ट होते ही बस जो है रेस्ट से मोशन में आया, तो रेस्ट से उसके मोशन में आते ही हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो उसके साथ मोशन में
आ जाता है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो अभी भी रेस्ट पोजीशन को, रेस्ट स्टेट को फॉलो करना चाहता है, वो भी अभी भी सोचता है कि हाँ भाई हम रेस्ट में ही हैं अभी, ठीक है। तो इसलिए अब नीचे वाला पार्ट जो है वो मोशन में हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो रेस्ट स्टेट को ही फॉलो करना चाहता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि हम लोग फॉल्स बैकवर्ड हो जाते हैं, ये रीजन है इसके पीछे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट टू मूव पैसेंजर सिटिंग इन द बस फॉल्स बैकवर्ड, व्हाई, पूछा जाता है कि जब अगर कोई बस सडनली स्टार्ट हो जाता है तो उसमें जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं वो पीछे की तरफ क्यों झुक जाते हैं, पीछे की तरफ क्यों गिर जाते हैं। तो आप बताओगे व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट टू मूव देन लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी start to move with the starting of bus but upper part of body try to maintain its state of rest, ठीक है। वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है। इट अपोज द मोशन, ये मोशन को अपोज करेगा, ठीक है, वो मोशन में नहीं आना चाहता है। तो इसलिए यही होता है, यही रीजन है कि उसके पीछे मतलब वो जैसे ही ऐसा होता है हमारा जो बॉडी है वो बैकवर्ड हो जाता है, फॉल्स बैकवर्ड होता है। तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, सिर्फ वो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ये रीजन आपको बता देना है। दूसरी चीज, अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल इसका टेकअप करने वाले हैं, ठीक है। द कारपेट बीटन बाय स्टिक, the carpet beaten by stick, dust particles fall down, ठीक है। जैसे ही, या आप कह सकते हो कि द कारपेट बीटन टू स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स, ओके। तो ये केस जो होता है इसमें भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है, देखो, जैसे ही हम लोग कोई कारपेट लेते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारे हाथ में कारपेट है, ठीक है। ये जो कारपेट है, इस कारपेट को जो है हम किसी स्टिक से पीटना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे पीटेंगे इस कारपेट को, ठीक है। तो ये ये कारपेट तो पहले रेस्ट में है, ठीक है। जैसे ही हम इसको पीटना शुरू किए तो ये कारपेट जो है वो मोशन में आ गया, ठीक है। इसके पीट के साथ ही कारपेट मोशन में आ गया। लेकिन इस कारपेट के साथ जो अटैच डस्ट पार्टिकल है, इस कारपेट के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल अटैच है वो अपने आप को अभी भी रेस्ट में ही रखना चाहता है, ठीक है। तो उसके रेस्ट रखने के चलते, और ये मोशन में आ गया और वो अपना रेस्ट स्टेट को फॉलो करना चाहता है, तो इसलिए वो उससे डीअटैच हो जाता है, ठीक है। तो यही रीजन है कि जब भी हम लोग किसी भी कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स जो होता है रिमूव हो जाता है। क्लियर है, ये रीजन बताओगे, लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका थर्ड एग्जांपल लेते हैं। ये सब जितने भी एग्जांपल्स हैं हमारे सराउंडिंग में, हम लोगों के डेली लाइफ में कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं व्हेन अ ट्री इज वाइगोरसली शेकन it leaves detach, ठीक है। जब भी किसी भी ट्री को हम लोग वाइगोरसली ये करते हैं, शेक करते हैं, ठीक है, तो उसके जो पत्ते होते हैं वो डीअटैच हो जाते हैं, वो उससे गिर जाते हैं, फॉल्स फ्रॉम द ट्री। वाइगोरसली शेक करने का मतलब कि जोर से उसको हिलाएंगे, है ना। जब भी आप देखते होगे कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ को हम जोर से हिलाते हैं, ठीक है। पेड़ को जैसे ही जोर से हम लोग हिलाते हैं तो उससे पत्ते गिरना स्टार्ट होते हैं, या फ्रूट्स वगैरह होता है तो वो भी गिरना स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब इनिशियली हम लोग देखते हैं तो ट्री रेस्ट में है, जैसे ही हम लोग उसको वाइगोरसली सेकंड करना शुरू किया, हिलाना शुरू किया उसको जोर जोर से, तो वो जो पेड़ है वो मोशन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो लीव्स लगा हुआ है वो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहता है ना। वो बोलता है हमको डिस्टर्ब मत करो, हम तो रेस्ट में ही रहेंगे। तो जब रेस्ट में तू रहेगा तो जा नीचे गिर,
ठीक है। तो जैसे ही ये होगा तो वो उससे डीअटैच हो जाता है, वो गिर जाता है नीचे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डेली लाइफ में। और एग्जांपल्स क्या हैं, आप लोग डेली कैरम बोर्ड खेलते होगे, ठीक है। तो जो पाइल्स ऑफ कैरम होता है ना, जो पाइल्स ऑफ कैरम होता है या पाइल्स ऑफ कॉइन की भी अगर बात करते हो, अगर 2-2 रुपए के सिक्का का हमने इतना बड़ा पाइल्स बना लिया, उसको हमने कहीं पे रख लिया और किसी चीज से, जैसे दूसरे कॉइन से हम लोग उसको, जैसे कैरम बोर्ड का जो स्ट्राइकर होता है, ठीक है, उससे हम, जैसे कैरम बोर्ड का जो पाइल्स होता है, कैरम के पाइल्स जो होते हैं उसको हम लोग बीच में रख लेते हैं, उसके स्ट्राइकर से उसको हम लोग स्ट्राइक करते हैं। तो स्ट्राइक जब करते हैं तो ऐसा होता है कि जो नीचे वाला जो ये होता है उसका वो चला जाता है दूसरे साइड, और बाकी जितने भी पाइल्स हैं वो वैसे ही रह जाते हैं। तो वो ऐसे वैसे क्यों रह जाते हैं, वो वैसे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो जो है वो रेस्ट पोजीशन में, या फिर वो गिर जाता है, ठीक है। तो वो कैसे हो जाता है, जैसे हम लोग इसको ये मारा तो वो मोशन में आ गया, तो मोशन में आने के चलते बाकी जितने रेस्ट ऑफ पाइल्स थे वो रेस्ट पोजीशन को ही फॉलो करना चाहते थे। तो उसके रेस्ट पोजीशन को फॉलो करने के थ्रू वो उस मोशन, मतलब मोशन पोजीशन को अपोज करता है, जिसके चलते वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो ये पाइल्स का एग्जांपल है, आपको ये एवरीडे लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, क्या चीज, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो ये आपको डील करना है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, अब इनर्शिया ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग देखने वाले हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपने देख लिया, इनर्शिया ऑफ मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप बताते हो द टेंडेंसी ऑफ body to oppose change in state of uniform motion। ठीक है, अगर कोई इनर्शिया ऑफ मोशन है तो दैट मीन्स ये क्या करता है, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको जो अपोज करता है उस टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वही आपने बताया कि द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन दैट इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसके हम लोग एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं कि ये किस केस में होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो देखो बस में ये दोनों चीज होता है। बस में हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट में देखा कि कोई बस अगर स्टॉप है वो सडनली मूव करता है तो हम लोग बैकवर्ड फॉल होते हैं। अगर वही बस मूव कर रहा है वो सडनली स्टॉप होता है, ठीक है, तो हम लोग फॉरवर्ड फॉल करेंगे, ठीक है। तो आप बताओगे व्हेन अ मूविंग बॉडी, व्हेन अ मूविंग बस, व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली, when a moving bus stops suddenly, the passenger sitting in the bus falls forward, ठीक है। ये फॉरवर्ड जो होते हैं फॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम लोग टेकअप कर रहे हैं, व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर सिटिंग इन अ बस फॉल्स फॉरवर्ड। तो होता क्या है इस केस में, बस मूव करते रहता है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो बॉडी है वो भी मूव करते रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बस स्टॉप होता है, तो बस जैसे ही स्टॉप हुआ तो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो अभी भी कंटिन्यूस मोशन को बनाए रखना चाहता है, ठीक है, मोशन में रहना चाहता है। तो और ये इसको अपोज करता है, तो यही रीजन है कि हम लोग फॉल्स फॉरवर्ड हो जाते हैं, क्लियर है। इसी का सेकेंड एग्जांपल है, आप ऐसा देखते होगे जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग चलते बस में से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो जैसे मान लो कोई पर्सन है, ए पर्सन jerk forward
ठीक है। कोई पर्सन होता है वो फॉरवर्ड जर्क हो जाता है व्हेन कोई भी पर्सन जो होता है वो फॉरवर्ड होता है जर्क कब, जब वो डाउन होता है मूविंग बस से, व्हेन इट गेटिंग डाउन, व्हेन पर्सन गेटिंग डाउन फ्रॉम मूविंग बस, when person getting down from moving bus। ठीक है, ये लगभग हम लोग के लाइफ का जुड़ा हुआ डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। जैसे बस चल रहा है, अचानक से बस ने पूरा ब्रेक अप्लाई नहीं किया हुआ है और चलते चलते हम सोचते हैं कि उस पे से हम उतर जाए, ठीक है, तो हम उस पे से कूदने की कोशिश जैसे ही करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम आगे की तरफ झुक गए। यही रीजन है कि जब हम लोग चलते हुए बस से कूदते हैं या चलते हुए ट्रेन से भी कूदते हो, अगर बस अगर ट्रेन जो है वो मोशन में ही है और उसी के साथ हम उतरना चाहते हैं तो हमको कुछ देर तक उसके साथ साथ मूव करना होता है ताकि जो उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा मोशन है वो कंटिन्यूज रहे। कंटिन्यूज रहेगा तो हमको कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम फॉरवर्ड जर्क नहीं होंगे। अगर बस से भी हम कूदे, ठीक है, बस से हम लोग उतरने की कोशिश की हुई चलते बस में से और अचानक स्टॉप करने की कोशिश करते हो, तो अचानक जैसे स्टॉप होने की कोशिश करते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन को ही फॉलो करेगा। तो इनर्शिया ऑफ मोशन को फॉलो करेगा तो वो क्या करेगा, वो फॉरवर्ड जर्क करेगा। लेकिन जैसे ही उतरने के साथ हम लोग क्या करते हैं, अगर उसके साथ 2-4 कदम दौड़ लिए, ठीक है, या चल लिए, तो हमारा बॉडी जो है वो धीरे धीरे उससे डिअटैच हो गया और उसके बाद हम लोग जब चाहे तब बॉडी को अपना स्टेबल कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि कोई भी बस वगैरह जो होता है उसके ऊपर जितने भी लगेज वगैरह लोड होते हैं उन लगेज को हम लोग रोप से टाई अप करके रखते हैं, है ना, रस्सी से बांध करके रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, रस्सी से बांध करके क्यों रखते हैं? तो रस्सी से बांध करके इसलिए रखते हैं कि अगर उस लगेज को हम लोग रस्सी से बांध के नहीं रखेंगे तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तो सारा उसका जो सामान है वो बाहर चला आएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के। ओके, तो आप बताओगे और लगेज इज टाइड अप विथ अ रोप, और लगेज इज टाइड अप विथ अ रोप। ठीक है, जो लगेज है, जो रस्सी है, उसको हम लोग रोप से टाई अप करके रखते हैं, है ना। कहां पे? ऑन द रूफ ऑफ बस, ऑन द रूफ ऑफ बस। तो इसमें से कोई भी एग्जांपल्स आपसे पूछे कि क्यों ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग नहीं बता पाओगे। मैं तो यही सोच रहा हूं कि आप लोग अब सब बता दोगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा केस हम लोग क्यों करते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आप क्या बताओगे? द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी to oppose change in direction। ठीक है, the tendency of body to oppose change in direction of body, उसको हम लोग बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें ये जो है वो डायरेक्शन में चेंज नहीं होने देगा, है ना। डायरेक्शन में जब भी चेंज होगा तो उसका अपोज ये करता है, तो उस इनर्शिया को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका क्या एग्जांपल्स है? इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बाइक वगैरह पे आप लोग सवारी करते होंगे, ठीक है, जब भी हम लोग बाइक सवारी करते हैं तो जैसे ही आप देखते हो नेगोशिएट कर्व रोड आता है ना, जहाँ पे टर्निंग है, तो वहां पे जो हमारा बॉडी जो होता है वो कर्व के सेंटर की तरफ मूव करना चाहता है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है वो है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, या कोई भी जब हम लोग कोई भी स्टोन, जैसे कोई भी रस्सी में हम लोग स्टोन बांध ली, उसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो जिधर जाएगा उसका जो ये मूवमेंट्स है उसके सेंटर की तरफ उसी डायरेक्शन में होना चाहेगा। ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वो उसको अपोज करना चाहेगा। तो दैट मीन्स आप इसमें एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ फास्ट मूविंग vehicles negotiate about curve, कोई भी कर्व
पाथ में आता है, देन पैसेंजर जो होता है फॉल्स तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन ये उसके सेंटर की तरफ जाना चाहता है, फॉल टुवर्ड्स द सेंटर, उसके सेंटर की तरफ झुकेगा वो। अगर वहां पे वो नहीं संभला तो गिर भी सकता है, फॉल टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो ये उसके सेंटर की तरफ फॉल हो जाएगा। तो ये आपने इनर्शिया को खत्म कर लिया, ठीक है। अब एक चीज हम लोग ये जान लेते हैं, इनर्शिया जो, जब इनर्शिया की बात हम लोग इसमें कर ही रहे हैं, तो इनर्शिया जो होता है वो मास से रिलेटेड होता है। मास से रिलेटेड कहने का मतलब जिस बॉडी के पास जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। इनर्शिया ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। कहने का मतलब कि अगर आपके पास दिया हुआ है कि कोई एक 10 kg का कोई एक बॉडी है ए 10 kg का है, कोई एक बॉडी है बी वो 7 kg का है। अगर ये दोनों बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ये जो बॉडी बी है उसके कंपैरिजन में बॉडी ए को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी इसके पास इनर्शिया भी ज्यादा हो गया, इसके पास इनर्शिया इसके कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। या आप अगर इनर्शिया ऑफ मोशन की हम लोग बात करना चाहते हैं, अगर दोनों जैसे ये 10 kg का बॉडी मूव कर रहा है, 7 kg का बॉडी मूव कर रहा है, तो उसको स्टॉप करने के लिए 7 kg वाले बॉडी के कंपैरिजन में 10 kg वाला जो बॉडी है उस पर हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस बॉडी के पास जितना ज्यादा मास होगा, ठीक है, मोर द मास ऑफ द बॉडी मोर द इनर्शिया कंटेन इन दैट बॉडी, ठीक है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इनर्शिया जो बॉडी का होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ओके, तो इसके साथ ही हमने सारे इनर्शिया के कंसेप्ट को जान लिया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा